आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मौजूदा वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बदनवानी के इल्जामात और रियासत की सियासत में येदियुरप्पा के बेटे का अमल दखल इस इस्तीफे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि येदियुरप्पा के इस्तीफे को आला कमान से हुई इस डील से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि 2 साल के बाद येदियुरप्पा ओहदा छोड़ देंगे। खैर, कांग्रेस और जेडीएस की नजरें कर्नाटक की मौजूदा सियासत पर टिकी हुई हैं। सवाल यह उठता है कि अब कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा, और सबसे अहम यह कि अब येदियुरप्पा की आगे की क्या कुछ सियासत होगी, आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होगी। क्या वो पार्टी को और मजबूत करने में पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देते रहेंगे, या फिर अब वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, जो कि रुकने पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, वो डिबेट का हिस्सा है। सैयद शफीउल्लाह साहब, सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। और मुख्तार हुसैन पठान साहब, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मुख्तार हुसैन पठान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि कर्नाटक में जो सियासी नाटक चल रहा था, लग रहा था कि येदियुरप्पा आए हैं और ये पॉलिटिकल जो नाटक है, सियासी नाटक है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 साल अभी मुकम्मल ही हुए हैं कि येदियुरप्पा ने भी अभी इस्तीफा दे दिया। अब आगे की क्या कुछ सियासत होगी? देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सियासती मामला ऐसा है कि जब येदियुरप्पा जी ने सरकार संभाला तब से अभी तक भी अच्छी सरकार देना, सरकार का हमने देते आए हैं। हमारी हुकूमत अच्छे काम करते आई है। लेकिन ऐसा है कि हमारे वरिष्ठ नेता जो हाईकमांड का जो भी मानना है उसके हिसाब से, और हमारे जो नेता जो येदियुरप्पा जी है उनको एक ऐसा मौका भी दिया गया था, क्योंकि 75 जो एज के बाद में किसी को भी हमारे राष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनना या कुछ ओहदे पे रहने का मौका नहीं दिया था। लेकिन फिर भी उनको देने की वजह से वो अपने आप को ये करते हुए अभी आज इस्तीफा दिया। ठीक है, मैं नासिर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैयद नासिर हुसैन साहब, सर क्या आपको लगता है कि जो वजह यहां पर मुख्तार हुसैन पठान साहब बता रहे हैं कि एक तो एज ज्यादा थी और दूसरे की आला कमान से यह तय हुआ था कि 2 साल के बाद येदियुरप्पा अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या कांग्रेस कुछ और वजह देख रही है इस इस्तीफे के पीछे, इस रिजाइन के पीछे? देखिए, आपको पता है कि कर्नाटका में जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, ये इलीगल, इमोरल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार थी। ये सरकार कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलएस को खरीद फरोश करने के बाद, डराना धमकाने की हरकत करने के बाद, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसीज को इस्तेमाल करके ये सरकार बनाई गई थी। इनके पास कोई मैंडेट नहीं था। डे 1 से ये सरकार अनस्टेबल थी, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। मुख्यमंत्री के बेटे के नाम पे लगातार आरोप उनके खुद के एमएलए लगा रहे थे। खुद के उनके एमएलए जो मंत्री पद जिनको नहीं मिला था, वो हर दूसरे दिन जाके रिजॉर्ट में बैठने का और धमकी देने का काम कर रहे थे। कोविड क्राइसिस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का वर्स्ट था। हिंदुस्तान का वर्स्ट सिचुएशन अगर किसी स्टेट में था तो वो कर्नाटका में था। वैसे टाइम के इनके तीन मंत्रियां बैंगलोर के इंचार्ज बनने के लिए और कोविड के इंचार्ज बनने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। इतना ग्रुपिज्म था। बाई इलेक्शन में हार चुके हैं। जब इनकी सरकार, इनके आला कमान को यह लगा कि ये सरकार टेक ऑफ नहीं की है, ये सरकार आगे बढ़ नहीं सकती और कल चुनाव करवा लें तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। इस चक्कर में उन्होंने येदियुरप्पा को बुला के पेगासस के थ्रू, जिस तरह से ये लोग 2019 में सरकार बना ली थी, वहां पे हमारी सरकार कोएलिशन सरकार गिरा के, उसी पेगासस के थ्रू इनके जो और इनके बेटे के जो भ्रष्टाचार के जो मामले थे वो सब सामने रख के येदियुरप्पा साहब को डरा धमका के रिजाइन करवाए। जहां तक एज की बात है, सिंपल है। ये जब मुख्यमंत्री बने थे ये 76 इयर्स के थे, आज 78 के हैं, जब 76 इयर्स के थे। और ई श्रीधरन जो इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट केरल में था, वो 80 साल के ऊपर से ज्यादा उम्र का था।
इनके कई मंत्री जो है 75 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ये एज एक जो है एंगल, एक बहाना मुझे लगता है कि ये मीडिया को दिया गया है, भाई आप इसको लेके स्पिन करो, एक बहाना चलाओ करके। एक्चुअल मामला ये है कि कल चुनाव हो जाए कर्नाटका के अंदर, ये बुरी तरह से वहां पे चुनाव हारने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बहाना बना के इनको हटाया है। इनके खास लोगों को मंत्रिमंडल में यहाँ पे लिया गया है दिल्ली में, और मुझे लगता है कि जो अगली सरकार बनेगी उनके बेटे को और खास लोगों को वहां पे भी अकोमोडेट करेंगे, और येडियुरप्पा साहब को प्लेकेट करने के लिए उनको भी कहीं अकोमोडेट करेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि डिस्क्रेडिट हो गई है ये सरकार पूरी तरह से। चुनाव कल हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, इनको वहां की अवाम, वहां की जनता, ठीक है। नहीं, मुख्तार हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। जो बात नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त डिबेट में एक और खास मेहमान एनडी मुल्ला साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। एनडी मुल्ला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आऊंगा। शफीउल्लाह साहब, जेडीएस से इस बदलाव को किस तरह से देख रही है? अचानक येडियुरप्पा का रिजाइन होता है, इस्तीफा होता है, और एक सियासी भूचाल सा आ जाता है फिर से कर्नाटक में। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट कब मिलेगी? कब ऐसा चेहरा मिलेगा कर्नाटक को जो 5 साल तक सरकार चला सके? देखिए, कर्नाटक की अवाम ने सबसे पहले इन्हें सिंपल मेजॉरिटी से भी नहीं चुना था, और जो सरकार चल रही थी कांग्रेस और जेडीएस की, और जिसके सीएम श्री एचडी कुमारस्वामी थे, बेहतरीन अमन और शांति के साथ और अच्छे इंतजाम के साथ सरकार चला रहे थे, और किसानों को कर्जा माफ किए थे, बड़े बड़े स्कीमें चला रहे थे। ऐसे में इन्हीं के अल्फाज में अपवित्र तरीके से, अनजस्टिफाइबल तरीके से इन्होंने 17 एमएलएस को, मेंबरान असेंबली को, उस ऑपरेशन कमला के जरिए दूसरे पार्टियों में घुसकर उन्हें निकाला, और हमेशा यही कहते रहे कि वो अपने तरफ से आ गए। अगर वो अपने तरफ से आते थे तो यहाँ चार्टर्ड फ्लाइट आके श्री अमित शाह जी की तरफ से चार्टर्ड फ्लाइट बनाई गई, और यहाँ आके इंतजार करती रही रात दिन, पूरी रात। तब ये भागे भागे चले गए। सारे मीडिया ने दिखाया ये लोग पहले भागते हुए फ्लाइट की तरफ और फिर भागते हुए विधानसौधा की तरफ, और इतना करके ये अपवित्र सरकार आई थी, किसी भी वक्त लुढ़कने वाली थी, अब लुढ़की है। शफीउल्लाह साहब, तो अब एक मौका है जेडीएस और कांग्रेस के पास दोबारा से, नहीं किया है। क्या इसे जेडीएस और कांग्रेस एक मौका नहीं देख रहे हैं? नहीं, अगर अवाम चाहती है, जिस तरह अवाम ने इन्हें कोई मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने इन्हें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिया, तो वो ऑपरेशन कमला के जरिए इन्होंने सरकार गिराई थी। अगर ये सरकार जाती है तो अपवित्र सरकार गई, यही कहना पड़ेगा। और इनके जाने के बाद जो सेटअप होगा वो अवाम जैसे चाहेगी वैसा होगा। चलिए, ठीक है। मैं एनडी मुल्ला साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्तार हुसैन पठान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नासिर हुसैन साहब का भी जवाब दीजिए और शफीउल्लाह साहब का भी। आप सर, जी, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं मैंडेट की बात कर रहे थे, नासिर हुसैन साहब ने मैंडेट की बात कर रहे थे, तो मैंडेट की बात जो अवाम का जो फैसला था, वो बड़ी पार्टी के तौर पे हमारी बीजेपी को ही हमको चुना गया था। लेकिन इन्होंने अभी 12 बज नहीं चुके थे, अभी फाइनल रिजल्ट आ रहा नहीं था, उतने में इन्होंने अपवित्र अपना सरकार बनाने के लिए भागे दौड़े कौन गए थे आप भी जानते हैं, क्योंकि जाके उन्होंने देखिए, एक मिनट सर, आपकी बातें मैंने सुन लिया है कि कुमारस्वामी के पास जाके इन्होंने सरकार बना ली थी, अपवित्र सरकार इनकी बनी थी, और इनके तो सब बीच में ना दे रहा था, उनके साथ में कुछ भी उनका गड़बड़ चल रहा था। तो उतने में वो अभिवृद्धि जो अपने क्षेत्र की अभिवृद्धि के लिए है, वो एमएलए हमारे पास आने के लिए तैयार हो गए। तो हमारी बड़ी कांग्रेस और जेडीएस का इल्जाम यह है कि सब कुछ बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा था, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो येडियुरप्पा की सरकार आगे चलती रहती, येडियुरप्पा ही सीएम होते अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता। ऐसा नहीं है। कोविड नहीं सर, अबू सर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारी यहाँ पे जब कोरोना जैसी महामारी आ गई थी, जब अतिवृष्टि का जब आपने सैलाब तो देखा था, जब नॉर्थ कर्नाटका में सभी आ गई थी, उस टाइम में भी हम लोग संभाला है, सब तरफ जाके फिर के काम किया है, सब लोग फिर के काम कर रहे थे। ये सब नासिर हुसैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये देखिए, और एक बात बोलता हूँ, ठीक है, मुख्तार हुसैन साहब दोबारा से आ रहा हूं, नासिर साहब को सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी,
लेकिन इतना ही हाँ जिन 17 देखिए MLA 2018 का जो चुनाव था है, कर्नाटक में वो अभी उसमें तो- किसी अभी को तो भी सरकार मैंडेट नहीं था, बनाने ना के लिए कांग्रेस को था, वो अब ना फिर परेशान जनता है। दल को था, ना भारतीय मैं जनता शफी साहब पार्टी नहीं, को था। मैंडेट था कोएलिशन नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए। बड़ी पार्टी के जब तौर पर मैंडेट भारतीय कोएलिशन जनता पॉलिटिक्स पार्टी के को लिए बड़ी था पार्टी के तौर पर तो चुना भारतीय गया। जनता पार्टी को बुलाया गया था सरकार बनाने के लिए। नहीं, नहीं, बड़ी पार्टी थी, मैं सिंपल देखिए नहीं, पठान साहब नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं बना के डिस्टर्ब नहीं बुलाने के पहले ही आपने जाके मैं सरकार शफीउल्लाह साहब आ रहा हूँ, आपने शफीउल्लाह साहब आपके पास आ रहा हूँ, सुन मैं लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए, मैं शफीउल्लाह साहब आपके पास आ रहा हूँ, नासिर मैं साहब आपको कंटिन्यू कीजिए। डिस्टर्ब देखिए मैं आपको इंटरसेप्ट नहीं किया, मैं आपको इंटरसेप्ट नहीं किया, मेरी बात सुनिए। जी 2018 में किसी को भी मैंडेट नहीं था, मैंडेट कोएलिशन पॉलिटिक्स के लिए, कोएलिशन गवर्नमेंट के लिए था। जब भारतीय जनता पार्टी को टाइम भी दिया गया था, उनकी सरकार भी जो है बनने वाली थी, लेकिन वो अपने साथ नंबर्स इकट्ठा नहीं कर पाए। कोई भी पार्टी उनके साथ जाने के लिए मना कर दी, कोई भी पार्टी उनके साथ कोलिशन का हिस्सा बनने से मना कर दिए। जब जाके कांग्रेस और जनता दल अपनी दो पार्टी अपने स्ट्रेंथ पे अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सरकार बनाई। तो अगर आपको जेडीएस को साथ में ले जाते, मैं फिर भी मानता कि जो है ये कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। आपने तो डरा धमका कर ईडी आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर एमएलए को खरीद फरोश कर उनको मंत्री बनाने का उनको लालच देकर ले जाके आपने सरकार बनाई। ठीक है। इसीलिए तो आपके अंदर के एमएलए येदियुरप्पा के इस्तीफे के पीछे आखिर असल वजह है क्या? मैं एमडी मुल्ला साहब आपके पास आऊंगा। मुल्ला साहब नहीं वो सब कर्नाटक नहीं है। नहीं, मैं पठान साहब आपके पास आऊंगा। मुख्तार हुसैन पठान साहब सुन लीजिए, मैं मुल्ला साहब को भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं। असल वजह क्या येदियुरप्पा के इस्तीफे की, इसे भी हम समझ लेते हैं। एनडी मुल्ला साहब, हाँ, बोले। सर क्या लगता है, लग रहा था कि बिल्कुल सुकून से पीसफुल माहौल में कर्नाटक की सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से अचानक येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ता है 2 साल मुकम्मल होने के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कर्नाटक की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, या जिस तरह से अचानक ये इस्तीफा हुआ है ऐसे में कर्नाटक की आगे की सियासत क्या कुछ होगी, या क्या कुछ जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, जो उसकी लीडरशिप की अगर हम बात करें, खासतौर से सेंटर की जो लीडरशिप है जिसने ये फैसला लिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात सबको मालूम है, टेक्निकली जो कुछ भी हो, ये अननेचुरल तरीके से सरकार बनी थी। किसी डिफेक्शन से सरकार जो भी बनती है वो मॉरली करप्ट होती है। सबसे पहले तो मॉरली करप्ट होती है। और बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स जो थे, खुद अपने चीफ मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ इतने सारे इल्जामात लगा रहे थे कि पीछे एक कोठड़ी है जहां पे पैसों की गिनती होती है। तो खैर बहुत से इल्जामात थे, और एक कांग्रेस वालों से ज्यादा या दल वालों से ज्यादा उनके अपने लोग लगा रहे थे। तो सरकार तो बदनाम होना ही था। और ये बात हम भूल भी नहीं सकते कि अभी तक कई केसेस हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हैं। मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। एक ह्यूमन तरीके से जी, बेचारे येडियुरप्पा जी को नेचुरली अगर जाते तो उनको आज रोना न पड़ता। वो अननेचुरली आए थे और अननेचुरली गए, इस बात का दुख है। मगर पॉलिटिकली ये सियासत क्या चाहती है? सियासत चाहती है या अवाम चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार हो। ये पहले से ही स्टेबल नहीं थी, ये बनी अननेचुरल तरीके से थी, झूठ पे बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होंगे मगर मॉरली करप्ट थे। तो नेचुरली जो कुछ हुआ उसका एक पनिशमेंट था, समझो। मैं ऐसे देखता हूं। मगर मुझे दूसरा एंगल है ह्यूमैनिटी एंगल। ह्यूमैनिटी एंगल से जिस तरह चीफ मिनिस्टर को इतने सीनियर आदमी को उतारा गया, वो मतलब एक दुख भरी दास्तान लगती है, एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लगती है मुझे तो। नहीं बिल्कुल। मुख्तार हुसैन पठान साहब, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, जिस तरह से नासिर साहब ने कहा, मुल्ला जी ने कहा, या सैयद शफीउल्लाह साहब ने, क्योंकि अब ये तमाम लोग कर्नाटक से आते हैं, और अगर सब कुछ इस सरकार में ठीक ठाक होता तो ये शायद नौबत नहीं आती।
नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अभी तो हमारे मुल्ला सर ने जो बोला कि उन्होंने आंखों में आंसू काट के जो इस्तीफा दिया बोल के बोल रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। जब कौन सा भी एक अपना एक औहदा हो या अपने अच्छे काम करे हो, सभी करने के बाद में अपने को मन से वो जब इस्तीफा दे रहा हो तो तभी भी कुछ भी हो तो भी कोई एक आंसू का वो आना लाजमी है। और क्योंकि पक्ष के इतने से काम कर चुके थे उनको एक रहता है। येदियुरप्पा तो 2 साल के अपना कार्ड लेकर आए थे, अपना उन्होंने क्या कुछ काम किया, अपनी कारकर्दगी का एक तरह से कार्ड लेकर आए थे। 2 साल की कारकर्दगी बताने के लिए आए थे, लेकिन आला कमान की तरफ से आ गया कि आपको रिजाइन करना है। तो अगर उन्होंने वाकई में बेहतरीन काम किया होता तो शायद ये मौका नहीं आता कर्नाटक की सियासत में। तो देखिए उसका नहीं वैसा बेहतरीन काम किया है। इसके लिए तो मैं नासिर साहब आ रहा हूं, पे भी बहुत से काम हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी आई थी, वैसे टाइम में भी अपने ऑक्सीजन का देना हो, किट देना हो, हमारे सब लोग भी काम कर चुके हैं। और जैसे अपोजिशन इसे कहां मान रहा है? अभी तो शफीउल्लाह साहब ने और नासिर साहब ने बताया कि कर्नाटक के दौर में सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। अपोजिशन इसे कहां मान रहा है? नहीं वो देखो अपोजिशन पार्टी वाले उन्होंने बोला उनका काम लाजमी, लेकिन नहीं उनका तो उन्होंने बोलते ही रहते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे क्या क्या हो रहे थे वो उसके हगर में तो बहुत से निकल चुके थे। इसके लिए तो वो सेंटर में भी अभी तो उन्होंने अपोजिशन पार्टी में भी नहीं रह चुके हैं। तो अभी बहरहाल अभी आने वाले दिनों में देखिए यहाँ पे क्या होता है, उनका हालत क्या होगा यहाँ पे भी देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पार्टी से काम जो हमारे येदियुरप्पा जी ने भी बेहतरीन काम किया, हमारे जो मंत्री जो ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। सब कुछ कौन सा डिसीजन लेना रहते भी यूनिटी के दृष्टि से सब लोग मिलकर काम किया है, जो स्टेट हो नेशनल हो सबको मिलकर काम करने का काम किया है। इसमें कोई भी नासिर हुसैन साहब जवाब दे रहे हैं। नासिर हुसैन साहब, येदियुरप्पा जी भी आज जो उन्होंने ठीक है बात हो गई जी, मुख्तार साहब बात हो गई, नासिर हुसैन साहब जवाब दे रहे हैं जी। रिपोर्ट कार्ड किया है, वो रिपोर्ट में देखिए मैं दो पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक जो ये बार बार जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है वो हुआ है, वो अपने तरीके से जाके रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और दूसरा जो सरकार बहुत अच्छी सी चली है। मैं मुल्ला साहब की जो बात को फिर दोहराना मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये सरकार बनी थी और जिस तरह से सरकार 1.5-2 साल चली, उसमें करप्शन जो ये कह रहे हैं कि पठान साहब कि अपोजिशन का काम ही है चार्जेस लगाना, तो चार्जेस लगाएंगे ही, अपोजिशन वाले चार्जेस नहीं लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलएस ने सीधा येदियुरप्पा साहब के बेटे के ऊपर आरोप लगाए कि ये पैसे बनाते हैं, ये भ्रष्ट है और ये पूरी सरकार वो अपने घर से चला रहे हैं। और येदियुरप्पा साहब के बेटे जो है एक मंत्री जो श्रीरामुलु साहब हैं, उनके पीए के ऊपर एफआईआर करते हैं और उनका पीए अरेस्ट होता है कि सरकार का नाम बोल के वो पैसे बना रहा है। 2 दिन पहले बच्चों को जो नरिशमेंट के लिए जो अंडे दिए जाते हैं, वो अंडे बेचने में एक मंत्री उनकी 1 करोड़ रुपए पर मंथ लेती है और स्टिंग ऑपरेशन में रेड हैंड पकड़ी जाती है। ऐसे जो है 100 मैं बच्चों के अंडे तक नहीं छोड़ रही सरकार। कोविड क्राइसिस के टाइम पे सैनिटाइजर, नैपकिन, सर्विलेंस, हर चीज में जो हम पैसे बनाए एक। और दूसरा मेरा ये दावा है, जिस तरह से पेगासस को इस्तेमाल करके इन्होंने हमारी सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई, उसी पेगासस के मदद से आज ये येदियुरप्पा साहब का मुंह बंद करने का और रिजिग्नेशन करवाने का काम केंद्र सरकार की है। अगर वो पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते तो आज येदियुरप्पा इनको रिबेल कर गए होते, कुछ एमएलए पार्टी छोड़ के जाते हैं। मुख्तार हुसैन पठान जी जवाब दीजिए। नासिर हुसैन साहब जो बता रहे हैं कि सेंटर ने जिस पेगासस का इस्तेमाल किया था, आज उसी का इस्तेमाल येदियुरप्पा पर हुआ है, सरकार ने किया उसका इस्तेमाल। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो जोले मैडम उनके ऊपर भी इल्जाम बुलाया, वो सभी देखिए अभी तक जो हो रहा है उसके ऊपर सभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद में रिपोर्ट आ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा, सामने का दूध क्या है बोल के मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो आपने बोला अभी तक जो पेंडेमिक की जो हमारे कोरोना के टाइम पे भी काम करे सो है, वो सभी आपको बोला है। अभी बार देखिए काम बेहतर होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मुख्तार पठान साहब, काम बेहतर होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आ रहा हूं। सैयद शफीउल्लाह साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार ने बेहतरीन काम किया? येदियुरप्पा के इस दौर में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें हटा दिया गया। काम बेहतर वो लोग बोल रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाकर अब सुन लीजिए मुख्तार हुसैन पठान जी, सुन लीजिए मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। हमारी सरकार जी शफीउल्लाह साहब,
जिस तरह नसीर हुसैन साहब ने फरमाया, नसीर साहब ने, हमारे एमपी जनाब नसीर साहब ने जिस तरह फरमाया, मैं पूरी तरह 100% उनसे मुत्तफिक हूं कि इस हुकूमत ने डर और धमकियों के जरिए 17 एमएलए को पहले खरीदा और पवित्र सरकार फॉर्म किया। बाद में जो चलाई सरकार, अभी ये देखिए उनके एक एमपी ने सारी सरकार पे कीचड़ उछालते हुए ये बताया कि जिन लोगों को रिक्रूट किया गया है वो बेड बुकिंग मामले में, उनके एमपी वो सूर्या बोल के हैं, जिनको डाइपर सूर्या भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं। वो सूर्या एमपी जो हैं वो खुद आके उनकी सरकार पे वो बता रहे थे कि उनकी सरकार नाकाबिल है और कोविड-19 को बराबर चला नहीं रही है, साफ साफ बता रहे थे। अभी अभी ये हो रहा है कि वो जो टैंडी रोड में केजी हल्ली वगैरह में जो दंगे हुए थे, उस दंगों से पहले सिर्फ एक आदमी को वो पकड़ के उसके ऊपर रोक लगानी थी। एक आदमी को छोड़े रखा और दंगे होने दिए। दंगे होने के बाद तकरीबन 450 लोगों को अंदर डाल दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर की पूरी खुली नाजायज तरीका है लॉ एंड ऑर्डर को इस्तेमाल करने का। ये सारे सरकार चलाने में एक तरह से नाकाम थे, जिसकी वजह से आला कमान को इतना बड़ा फैसला एक तरह से उनके खिलाफ लेना पड़ा। मैं एनडी मोल्ला जी आपके पास आना चाहूंगा, मेरे पास देखिए टाइम की कमी है, मैं माजरत के साथ। मैं एनडी मोल्ला जी, अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है, या वहां की जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेंटर किसे वहां पर भेजेगा, किसे जिम्मेदारी मिलने वाली है, और येदियुरप्पा की आगे की सियासत क्या कुछ होगी? मुल्ला साहब, एक बात तो तकरीबन तय है, ये बात तो तकरीबन तय है कि जो भी अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो नॉर्थ कर्नाटक से आएगा, भले वो जोशी हो या निरानी जी हो, जो भी है वो नॉर्थ कर्नाटक से आएगा। इसका इंडिकेशन काफी दिया है उन्होंने जी। कोई इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए जी। मगर ये सरकार अच्छी चल सकती थी। येदियुरप्पा जी एक सीनियर इंसान थे, मगर कोविड के टाइम पे जिस तरह हैंडल किया गया सिचुएशन को, बिना ऑक्सीजन के हजारों लोग, सैकड़ों लोग मर गए। अभी चलो वेंटिलेटर नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा है, बात अलग है। बिना ऑक्सीजन के कोई मरता है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और फिर 4.5 रुपए एक मास्क के लिए 450 रुपए लगाए गए। मुख्तार साहब सुन लीजिए, मुख्तार साहब सुन लीजिए जी। और बाकी के सब तरफ भी कर चुके हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। एनडी मोल्ला जी, अब येदियुरप्पा की आगे की सियासत क्या कुछ होगी? आगे वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, येदियुरप्पा की आगे की सियासत जी, ये ऑक्सीजन के नाम मिलने से 27 आदमी की मौत हो गई। एनडी मोल्ला जी, आगे की सियासत बदकिस्मती से मेरा अंदाजा यह है कि आने वाली सियासत भी कैश पॉलिटिक्स पे होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखना यह बहुत अहम होगा कि कौन सा वो चेहरा होगा और कौन किसे कर्नाटक की अब जिम्मेदारी मिलती है, और आला कमान या लीडरशिप किसे कर्नाटक भेजती है, और कौन चेहरा होगा या कौन अगला वजीर आला होगा कर्नाटक का, देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा येदियुरप्पा के आगे की अब क्या कुछ हिकमत हमली होती है, इसे भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनडी मोल्ला साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, सैयद नासिर हुसैन साहब, सैयद शफीउल्लाह साहब और मुख्तार हुसैन पठान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।